क्या होगा अगर आपका बच्चा महज गायब ना हो जाए बल्कि किसी और ही रूप में वापस आ जाए? एक ऐसी प्रेजेंस जिसने उसका चेहरा पहना हो लेकिन उसकी आत्मा ना हो। ये है ली क्रोनिन की द ममी 2026। और ये वो ममी नहीं है जिसे आप याद करते हैं। ना कोई प्राचीन रोमांच, ना कोई खजाने की खोज, ना कोई वीर खोज करता। ये कुछ कहीं ज्यादा भयावह है, कुछ पर्सनल, कुछ ऐसा जो एक परिवार को अंदर से तोड़ देता है। कहानी काहिरा से शुरू होती है। चार्ली कैनन एक अमेरिकी पत्रकार हैं जो विदेश में काम करते हैं। उनकी पत्नी लीसा एक नर्स है और साथ में वे घर से दूर 2 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उनका जीवन सामान्य, लगभग शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उनकी सबसे छोटी बेटी केटी ने एक नई दोस्ती की है, पास में रहने वाली एक अजनबी महिला से। बहुत फ्रेंडली, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्लोजली। और किसी को भी आने वाले खतरे का तब तक एहसास नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। एक दोपहर सब कुछ बदल जाता है। एक रेतीला तूफान आता है, आसमान काला हो जाता है और उस अफरा तफरी में केटी गायब हो जाती है। बस यूं ही, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। चार्ली तूफान में उसका नाम पुकारता हुआ दौड़ता है, लेकिन रेगिस्तान हर आवाज को निगल जाता है। और जब तूफान आखिरकार थमता है तो केटी गायब हो चुकी होती है। अधिकारी जांच करते हैं, लेकिन जवाब मिलने के बजाय वे माता पिता को दोषी ठहराते हैं। और फिर सन्नाटा छा जाता है। 8 लंबे साल गुजर जाते हैं। 8 साल का दुख, 8 साल का गिल्ट, 8 साल का खालीपन। लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक दिन मिस्र से एक फोन आता है। कुछ इम्पॉसिबल चीजें मिली हैं। एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के अंदर एक ताबूत मिला है और उसके अंदर केटी जीवित है। लेकिन जो घर लौटी है वो वही बच्ची नहीं है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। चार्ली और लीसा मिस्र वापस जाते हैं और वहां वे उसे देखते हैं, केटी को, या उसके बचे हुए हिस्से को। उसका शरीर कमजोर है, उसकी त्वचा क्षतिग्रस्त है, उसकी आंखें बेजान और खोखली हैं। वो मुश्किल से बोल पाती है, वो मुश्किल से हिल डुल पाती है, लेकिन वो जीवित है। और डॉक्टर जोर देते हैं कि वो घर जा सकती है। सभी लॉजिक के अगेंस्ट वे सहमत हो जाते हैं और वे उसे एल्बुकर्क वापस ले आते हैं। पहले तो वे इसे एक चमत्कार, एक दूसरा मौका मानते हैं, लेकिन ये इल्यूजन जल्दी ही टूट जाता है, क्योंकि केटी ठीक नहीं हो रही है, वो बदल रही है। रात में वो अपनी नींद में चीखती है। दिन में वो दीवारों को ऐसे घूरती है जैसे वो कुछ सुन रही हो, जिसे कोई और नहीं सुन सकता। और फिर फिजिकल साइन शुरू होते हैं। उसकी त्वचा फटने लगती है, उसका शरीर असामान्य रूप से मुड़ने लगता है। वो एक अजीब काला तरल पदार्थ उल्टी करती है, जो जिस भी चीज को छूता है उसे जला देता है। फिर भी उसके माता पिता सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वो शॉक्ड में है। वे कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं होती। उसकी हालत और बिगड़ जाती है। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जानवर उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हैं। उसके चलने पर वस्तुएं हिलने लगती हैं और उसका परिवार बिना किसी कारण के एक दूसरे से झगड़ने लगता है। उसके अंदर कुछ है, कुछ पुराना, कुछ दबा हुआ, और वो जाग रहा है। मिस्र में जासूस डालिया की अभी भी मामले की जांच कर रही है और वो सच्चाई के कुछ अंशों को उजागर करना शुरू करती है। लेकिन हर जवाब और सवालों को जन्म देता है, क्योंकि केटी का गायब होना रैंडम नहीं था, ये सुनियोजित था। और जिसने भी उसे अगवा किया है वो अभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन आगे जो होता है वो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि केटी अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो कुछ और बन रही है। कैनन के घर में वापस आकर हालात बेकाबू हो जाते हैं। केटी का व्यवहार वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल और भयावह हो जाता है। वो अपनी दादी कार्मेन पर हमला करती है। वो अपने भाई बहनों से अलग हो जाती है और वो ऐसी आवाज में बोलने लगती है जो उसकी अपनी नहीं है।
हिडन लैंग्वेज थी उन एंशिएंट मार्किंग्स पे जो रैप्ड थी, जिनमें केटी को रखा गया था। एक कर्स, एक कंटेनमेंट रिचुअल, कुछ ऐसा जो एक ऐसी एंटिटी को फंसाने के लिए बनाया गया था जिसे केवल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। और अचानक सच्चाई सामने आने लगती है। केटी का अपहरण मात्र नहीं हुआ था, कैटी को कभी वापस नहीं लौटना था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, या शायद कोई चीज उसका पीछा करते हुए वापस आ गई। घर में रियलिटी कंप्लीटली बिखर जाती है। कैटी अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अनस्टेबल है। टेलीकाइनेटिक घटनाएं शुरू होती हैं, वॉल क्रैक और लाइट एक्सप्लोड हो जाती है। फैमिली मेंबर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं अनसीन प्रभाव के कारण। और चार्ली को सच्चाई का एहसास बहुत देर से होता है। अब ये उसकी बेटी को बचाने की बात नहीं है, ये उसे उस रूप में बदलने से रोकने की बात है जो वो बन चुकी है। लेकिन एक आखिरी रहस्य बाकी है। केटी अकेली एंटिटी नहीं है, और भी एंटिटी हैं, और कर्स फैल रहा है। और जब उन्हें लगता है कि स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती, तो हो जाती है, क्योंकि परिवार अब कर्स में फंस गया है और अब बचना संभव नहीं है। जब तक फाइनल एक्ट शुरू होता है, तब तक परिवार के भीतर की स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। केटी अब केवल सिंपल सेंस में ही पजेस्ड नहीं है, वो परिवारों के डिस्ट्रॉयर के रूप में जानी जाने वाली एंशिएंट एंटिटी की जीवित एंटिटी बन गई है। एक ऐसी शक्ति जो तुरंत मारने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को अंदर से तोड़ने के लिए बनाई गई है। और इसने ठीक यही किया है। लास्ट एक्ट लगभग पूरी तरह से अल्बुकर्क स्थित पारिवारिक घर के अंदर घटित होता है, लेकिन अब ये एक सामान्य घर की तरह बिहेव नहीं करता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, वस्तुएं बिना छुए हिलने लगती हैं, कमरे अजीब से लगते हैं, जैसे अंदर की ओर मुड़ रही हों। केटी इसके सेंटर में है। अब वो फिजिकली और स्पिरिचुअली रूप से पूरी तरह बदल चुकी है। उसका शरीर अब स्टेबल नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केटी अब इसे कंट्रोल नहीं कर रही है। कोई और शक्ति उसका पूरी तरह से उपयोग कर रही है। उस एंटिटी का असली उद्देश्य उसके एक्शन से पता चलता है। ये केवल शरीरों पर हमला नहीं करती, ये विश्वास पर हमला कर। कर्स वही कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। ट्रस्ट को डाउट में बदलना, प्रोटेक्शन को फियर में बदलना, एक फैमिली को एनिमी में बदलना। यही रियल ममिफिकेशन का थीम है। प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इमोशन खत्म करना है। जासूस डालिया की मिस्र में सच्चाई का पता लगाने के बाद आखिरकार उस घर तक पहुंचती है। अब उसे समझ आ गया है कि केटी का इस्तेमाल एक मीडियम के रूप में किया गया था। कल्ट ने बचाव नहीं, बल्कि कंट्रोल का प्रयास किया। वो एंटिटी इमोशनल ब्रेकडाउन से फैलती है, लेकिन जब वो पहुंचती है, तब तक वो पहले से ही पूरी तरह एक्टिव हो चुकी होती है। अब कोई जांच बाकी नहीं है, केवल जीवित रहना है, और वो भी हाथ से फिसल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब केटी पूरी तरह खुल जाती है। ये एक ट्रेडिशनल पोजेशन मूवमेंट नहीं है, ये एक तरह की फ्रीडम है। उसके अंदर की एंटिटी आखिरकार छिपना बंद कर देती है। केटी का शरीर अनस्टेबल हो जाता है। अचानक स्ट्रेंथ अनकंट्रोल्ड होती है, अननेचुरल मूवमेंट होते हैं, एम्प्टी इमोशंस के मूवमेंट आते हैं, जिसके बाद गुस्सा आता है। उसकी स्पीच अब इंसान की नहीं लगती। इस पॉइंट पर वो अब विक्टिम नहीं है, फिजिकली फॉर्म में वो कर्स का प्राइम सोर्स है। चार्ली को कुछ डेविस्टेटिव फील होता है। केटी को बचाने का कोई तरीका नहीं है नॉर्मल सेंस में। उस एंटिटी को बिना कॉन्सिक्वेंस के मारा नहीं जा सकता। ये बस फैल जाएगी या वापस आ जाएगी। इसलिए वो एक अंतिम निर्णय लेता है। वो नया वेसल बनने का फैसला करता है, हार के रूप में नहीं, बल्कि नियंत्रण के रूप में। यहीं से अंत विचलित करने वाला हो जाता है। चार्ली अभी भी जीवित है, लेकिन वो अब पूरी तरह से पहले जैसा नहीं रहा। हम समझते हैं कि वो एंटिटी मरी नहीं, उसने बस अपना शरीर बदल लिया। चार्ली अब नया मम्मी है। ट्रेडिशनल सेंस में अमर नहीं, बल्कि किसी ट्रेडिशनल और इंटेलिजेंट चीज के लिए एक लिविंग वेसल। ही इज अवेयर, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, और यही कहीं ज्यादा बुरा है। अंत फिल्म के असली विषय को उजागर करता है। ये रेजरेक्शन की कहानी नहीं है, ये इमोशनल इन्फेक्शन की कहानी है। वो एंटिटी अनरिजॉल्व्ड दुख, उस ट्रॉमा का प्रतिनिधित्व करती है जो परिवारों में फैलता है।
इसीलिए इसे परिवारों का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। ये सिर्फ लोगों को अपने वश में नहीं करती, ये लव को विनाश में बदल देती है। एट एंड केटी बच जाती है, लेकिन हमेशा के लिए बदल जाती है। परिवार फिजिकली फॉर्म से तो ठीक है, लेकिन इमोशनल फील से टूट जाती है। चार्ली जीवित है, लेकिन अब उस एंटिटी के लिए एक साइलेंट जेल है, और उसके अंदर कहीं कर्स अभी भी जाग रहा है, वेट कर रहा है, सुन रहा है। अंत जीत या हार के बारे में नहीं है, ये बिना सॉल्यूशन के कंट्रोल के बारे में है। यही बात ली क्रोनन की फिल्म द ममी को ब्लीक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ बताया गया है। ममी अब किसी मकबरे में नहीं है, ये किसी और चीज के अंदर है,